और एसेज में आपका जो फर्स्ट ऐसे है वो फ्रांसिस बेकन का है, और फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, और इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और दोनों तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो बेकन के बारे में जानना चाहिए आपको, और कई बार बेकन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपका ये जो बेकन है इसका पूरा नाम है फ्रांसिस बेकन, ठीक है। बेकन का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस बेकन। और इसका ये टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है, 1561 टू 1626। अब देखिए, बेकन ने अपनी लाइफ में 58 एसेज लिखे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलग अलग एडिशन थे। इसका जो फर्स्ट एडिशन था, तो देखो, बेकन रोड 58 एसेज एंड अ फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का होता है खंड, वो पूरा नहीं था। टोटल 58 ऐसे लिखे थे, और एक खंड था, उस खंड का नाम था ऑफ फ्रेम। इसके एसेज में अधिकतर ऑव लगा हुआ है, ऑफ फ्रेम, ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ फ्रेंडशिप, ओके, इस तरीके से, ऑफ रिवेंज। तो इस तरीके से इसके एसेज के पहले ऑफ लग रहा है, ऑफ मतलब अबाउट के बारे में। तो यहाँ पर किसके बारे में, जैसे आपका सिलेबस में जो चैप्टर है वो है ऑफ स्टडीज़, यानी अध्ययन के बारे में, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बेकन ने 58 एसेज लिखे थे, और कई बार कंपीटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और आपको भी पूछी जा सकती हैं। उसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1597 में था, और उसमें एडिशन में उसने 10 एसेज लिखे। सेकेंड एडिशन जो था वो 1612 में था, और उसमें उसने 38 एसेज लिखे। और थर्ड एडिशन जो था उसका 1625 में था, जिसने 58 एसेज लिखे, और उसके टोटल एसेज क्या है? 58 है। अब आप सोचोगे कि सर फर्स्ट एडिशन में 30 लिख दिए, फिर 38, फिर 58, तो आप समझिए, उसके फर्स्ट एडिशन में 38 थे, फर्स्ट एडिशन में 10 थे, सेकंड एडिशन में 38 थे। जब ये 38 थे तो इसमें ये 10 भी इंक्लूडेड थे। नए कितने थे? नए केवल 28 थे। समझ में आ गया? फिर जब थर्ड एडिशन उसने लिखा तो ये 38 भी इंक्लूडेड थे, तो नए कितने थे? केवल 20 थे। तो टोटल तो क्या रहे? 58। और एक ऐसे जो है उसका खंड है जो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसका नाम ऑफ फेम है। तो आपको ध्यान रखना है कितने ऐसे हैं? 58। और 3 एडिशन है, 1597, 1612 और 1625। ये तीनों एडिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1597 ये कई बार कंपीटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से एडिशन है, ये पूछ लिया जाता है। उसके 1625 एडिशन में कितने ऐसे थे, 1612 एडिशन में कितने थे, 1597 में कितने थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको इसके वर्क्स पूछ ले जाते हैं। ओके, इसके वर्क्स पूछ ले जाते हैं, तो आपको एक दो इसके वर्क ध्यान रहने चाहिए। एक है न्यू अटलांटिस, नाम याद रखना और कुछ नहीं आपको, है ना। एक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, एडवांसमेंट ऑफ MENT, यदि किसी वर्ड के पीछे लगा रहता है तो उसे मेंट नहीं मंट बोलते हैं, तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। और नेक्स्ट है नोवम ऑर्गेनम, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में भी, स्कूल लेक्चरशिप की एग्जाम में भी पूछा गया था, नेट में भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उसका वर्क लेटिन में, ये इंग्लिश में नहीं, लेटिन भाषा में लिखा गया है। इंग्लिश में नहीं लिखा गया, ये लेटिन भाषा में, तो पूछ लिया जाता है उसका लेटिन भाषा में लिखा हुआ वर्क, तो वो कौन सा है? नोवम ऑर्गेनम। तो आपको ध्यान रखना है, आगे कंपीटिटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि बेकन के दो कोई वर्क। हालांकि इनमें से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, आपके लेवल पर। कंपीटिटिव एग्जाम में तो बहुत पूछते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए, ज़्यादातर का मतलब इनमें से ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। देखिए, देखो बेकन जो है उसने खुद ने अपने एसेज के बारे में क्या क्या वर्ड यूज़ किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकन ने खुद ने अपने एसेज के बारे में क्या क्या कहा है वो देखिए। पहला उसने कहा है डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरे हुए, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? बिखरे हुए। मेडिटेशन का मतलब विचार। बिखरे हुए विचार का मतलब क्या हुआ? देखो, आप ये बेकन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बेकन के पास एक डायरी थी, और उस डायरी में उसने टॉपिक के नाम लिख दिए। लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो घटनाएं होती हैं, जैसे मृत्यु होती है, ऑफ डेथ, प्रेम होता है, ऑफ लव, फ्रेंडशिप होती है, ऑफ फ्रेंडशिप, स्टडीज़ की बात होती है, ऑफ स्टडीज़, बदले की बात होती है, ऑफ रिवेंज, पेरेंट्स की बात होती है, ऑफ पेरेंट्स, सच्चाई की बात होती है, ऑफ ट्रूथ। इस तरीके से उसने अपनी डायरी में सब जगह ऊपर 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 टाइटल डाल दिया। और जब उसकी लाइफ में उसको कोई भी चीज़ प्रेम से संबंधित होती तो उसमें लिख देता, कभी डेथ से संबंधित है तो उसमें लिख देता, जिससे भी संबंधित उसको कोई बात दिखती तो उसमें वो लिख देता। तो इस तरीके से कभी आज लव के बारे में कोई विचार आया, फिर अगली बार दूसरा तरीके का विचार आया, तो सब विचार कैसे हुए? बिखरे हुए विचार हैं, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है ना। इसलिए उसने खुद ने अपने एसेज के बारे में क्या कहा है? डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, बिखरे हुए विचार। उसने और अपने एसेज के बारे में क्या कहा है? ब्रीफ नोट्स, संक्षिप्त नोट्स हैं, ठीक है ना। सेट डाउन मतलब रिटन ऑन द पेपर।
सेट डाउन का मतलब क्या होता है? रिटन ऑन द पेपर, कागज पर लिखे जाना, कागज पर लिखे जाना। संक्षिप्त नोट्स हैं जो सेट डाउन कागज पर लिखे गए हैं, ठीक है ना, रादर सिग्निफिकेंटली तरीके से, ठीक है ना, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से, रादर देन क्यूरियसली का मतलब है यहाँ इलेबोरेटली, ELABORATELY, इलेबोरेटली का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। इसका मतलब उसके एसेज जो है बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लिखे गए हैं पेपर पर, ठीक है ना, वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लिखे गए हैं, इलेबोरेट की बजाय, मतलब विस्तार में नहीं है, उसके एसेज बहुत छोटे हैं, इसीलिए उसकी स्टाइल को भी बोलते हैं एफोरिस्टिक। वो कहता है कि ब्रीविटी, संक्षिप्तीकरण, उसने अपने एसेज में किसका प्रयोग किया? संक्षिप्तीकरण। एसेज छोटे छोटे एसेज हैं, ठीक है ना, किसी भी आइडिया को उसने संक्षिप्त में कहा है, उसको बहुत बड़ा विस्तार नहीं किया है, उसके एक आइडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, ऐसा नहीं। उसके एसेज जो हैं उसने कहा है कि बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लिखे गए एसेज हैं, ठीक है ना, किसकी बजाय? विस्तार पूर्वक लिखने की बजाय, विस्तार पूर्वक नहीं, संक्षिप्त में लिखे गए हैं। फिर वही एक उसने अपने एसेज के बारे में कहा है रिसेप्टिकल का मतलब पात्र, ऑफ डिटैच मतलब अलग थलग का मतलब वही नॉट कनेक्टेड सिस्टमैटिकली, SYSTEMATICALLY, नॉट कनेक्टेड सिस्टमैटिकली। तो उसने अपने एसेज के बारे में कहा है वो ऐसा पात्र है जिसमें क्या पड़ा हुआ है? डिटैच्ड थॉट पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? अलग थलग से विचार पड़े हुए हैं। ये सब बात उसने अपने एसेज के बारे में खुद ने कहा। फिर एक उसने कहा काउंसल्स, सिविल एंड मॉरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आपको, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये है कि किसके एसेज को काउंसिल, सिविल और मॉरल कहते हैं। बेकन ने अपने एसेज के बारे में कहा काउंसिल, सिविल और मॉरल। अब देखो समझ लो, बेकन एक ऐसा एसेज था जिसने कहा था कि हमें जो है प्रैक्टिकल, बिल्कुल ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके एसेज जो है क्या थे? एक तरीके से गाइडेंस थे, उसके एसेज एक तरीके से एडवाइस थे, सलाह थे लोगों के लिए। उसके ऐसे जो है एक तरीके से, तो काउंसल्स का मतलब सलाह, आप कह सकते हो गाइडेंस कह सकते हो, एडवाइस कह सकते हो, ठीक है ना। तो काउंसल्स मतलब सलाह, उसके ऐसे क्या है? एक सलाह है। सिविल का मतलब सिविल लाइफ, नागरिक जीवन, CIVIL, सिविल लाइफ, नागरिक जीवन। क्या हो गया? नागरिक जीवन। ओके। नेक्स्ट मॉरल्स का मतलब था नैतिकता। तो इसका मतलब वो ये कहता है कि उसके एसेज जो है गाइडेंस हैं, ठीक है ना, उसके एसेज जो है गाइडेंस है किसके लिए? फॉर सिविल लाइफ, सामाजिक जीवन के लिए, कि सामाजिक जीवन में एक आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से आदमी एक सामाजिक जीवन में सक्सेसफुल होता है, किस तरीके से आदमी एक प्रैक्टिकल सामाजिक जीवन में सक्सेसफुल होता है, उसका वो गाइडेंस देता है, सलाह देता है। लेकिन वो कहता है वाइल मेंटेनिंग सम मॉरल लॉज, कुछ नैतिक जो है लॉज, कानून, नैतिकता को मेंटेन करते हुए, बहुत ज़्यादा नैतिकता की बात नहीं कर रहा, कह रहा कुछ थोड़ी बहुत नैतिकता को मेंटेन करते हुए उसके ऐसे ये बताते हैं कि आप किस तरीके से समाज में, सामाजिक जीवन में किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हो, उसके लिए गाइडेंस हैं। उसके ऐसे क्या हैं? काउंसल्स हैं, गाइडेंस हैं। किसके लिए? सिविल मतलब सिविल लाइफ के लिए, नागरिक जीवन के लिए, यानी नागरिक जीवन में किस तरीके से आप सफल हो सकते हो उसके लिए गाइडेंस है। साथ के साथ थोड़े बहुत मॉरल्स का मतलब थोड़ी बहुत नैतिकता मेंटेन करते हुए किस तरीके से आप नागरिक जीवन में सफल हो सकते हो, ये उसके एसेज हैं। उसने अपने एसेज के बारे में ये कहा है, दिस एसेज आर काउंसल्स, सिविल एंड मॉरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसके एसेज को काउंसिल, सिविल, मॉरल कहा जाता है, किसने कहा, ठीक है। मैंने इसका अर्थ लिख दिया, वैसे मैंने आपको समझा दिया। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? हिज एसेज प्रोवाइड सच गाइडेंस, इसका मतलब है उसके ऐसे इस प्रकार का गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टू रीडर, पाठकों को, ठीक है ना, एज कुड हेल्प देम अटेनिंग, जिससे कि वो क्या करें? मदद करें। उसके ऐसे इस प्रकार का गाइडेंस प्रदान करते हैं जिससे कि उन पाठकों को क्या मिल जाए? मदद मिल जाए। क्या करने में? अटेनिंग मतलब प्राप्त करने में, पाठकों को प्राप्त करने में सफलता मिल जाए। क्या प्राप्त करने में? सक्सेस, सफलता इन सिविल लाइफ, नागरिक जीवन में। वाइल एट द सेम टाइम, जबकि उसी समय ऑब्जर्विंग मतलब फॉलोइंग, पालन करते हुए, साथ के साथ क्या? पालन करते हुए, क्या पालन करते हुए? सर्टेन बेसिक मॉरल लॉज, कुछ बुनियादी नैतिक जो नियम हैं,
कुछ बुनियादी नैतिक नियमों का पालन करते हुए किस तरीके से एक आदमी सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, उसके ऐसे इसके लिए, इस बात के लिए एक सलाह है, गाइडेंस है, एडवाइस है। ओके, ये है, आपको तो ये ध्यान रख लेना, काउंसिल सिविल एंड मॉरल। और ये समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं है ये वाले, आपको मैंने वैसे समझा दिया कि इसका सेंस क्या है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसने जो है आपके फ्रांसिस बेकन को, किस व्यक्ति ने फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा है कि द वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो वो कहा है अलेक्जेंडर पोप ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पर्पज से, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर पोप ने इसके बारे में कहा है, अलेक्जेंडर पोप जो है उसने बेकन के बारे में कहा है कि वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। वाइसेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, ब्राइटेस्ट का मतलब पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और मीनेस्ट मतलब घटिया। इस संसार का, मानव जाति का सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रसिद्ध और सबसे घटिया आदमी। देखो, बुद्धिमान तो इसलिए उसने ऐसे लिखे और ऐसे के रूप में वो फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसे कहते हैं, बेकन को भी आएगा आगे, है ना। तो वाइसेस्ट है, ब्राइटेस्ट है और मीनेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बार ब्राइब लेने, रिश्वत लेने के चक्कर में वो जेल भी जा चुका है, ठीक है ना। तो घटिया आदमी हो गया, कई तरीके से उसने अपने पैट्रन से भी धोखा किया, तो इस तरीके से उसका जो पर्सनल कैरेक्टर है वो सही नहीं है, इसलिए घटिया। इसलिए अलेक्जेंडर पोप ने उसके बारे में कहा है कि वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द वाइसेस्ट, सबसे बुद्धिमान, ब्राइटेस्ट सबसे पॉपुलर और सबसे घटिया आदमी किसका, मानव जाति का कौन है, फ्रांसिस बेकन। तो ये पूछा जाता है कि किसके बारे में कहा है, किसने कहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन के बारे में क्या कहा है, तो आप कहोगे द वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। फाइन, आगे देखिए विलियम ब्लेक। आपके लिए सेकंड ईयर में तो कम पूछते हैं ये बात, लेकिन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। विलियम ब्लेक ने क्या कहा, आपके लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियम ब्लेक ने उसके बारे में कहा है, उसके एसेज के बारे में कहा है कि उसके एसेज गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, ठीक है। उसके एसेज जो है एक अच्छी सलाह है सैटन कौन है, सैटन कौन है, नेगेटिव कैरेक्टर, राक्षस है, उसके साम्राज्य के लिए। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है उसके एसेज जो हैं वो मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक, मॉरल मतलब नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उसके एसेज जो है लोगों को उत्साहित करते हैं, ठीक है ना। उसके एसेज जो है लोगों को उत्साहित करते हैं, किस चीज़ के उत्साहित करते हैं, किस चीज़ का गाइडेंस देते हैं, टू फॉलो, अनुसरण करने का, ईवल कोर्स, बुरा रास्ता। देखो इसका मतलब हो गया हिज एसेज अर्ज टू फॉलो द ईवल कोर्स। उसके ऐसे आपको URG, अर्ज मतलब उत्साहित करना, उसके एसेज जो हैं आपको उत्साहित करते हैं कि आप अनुसरण करें किसका, ईवल कोर्स, बुरे रास्तों का अनुसरण करें। तो उसके ऐसे गुड एडवाइस, अच्छी सलाह, किसके लिए, सैटन के साम्राज्य के लिए तो अच्छी सलाह है, यानी बुरे लोगों के लिए तो एक अच्छी सलाह है। यानी बुरे लोगों के लिए अच्छी सलाह मतलब बुरे लोग जिस तरीके का काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी सलाह है। क्योंकि देखो आप इसके एसेज पढ़ोगे तो वो क्या है, थोड़ा सा इस तरीके का आदमी था कि हुक एंड क्रुक, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सफलता मिलनी चाहिए। वो कहता था कि भाई सच बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मिर्च मसाला तो मिलना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे किसी सब्जी में यदि मसाले वगैरह, नमक वगैरह नहीं लाओ तो सब्जी कैसी लगेगी, फीकी। तो कह रहा है उसी तरीके से आप जब ट्रूथ में, सच्चाई में झूठ का तड़का लगा देते हो तो मज़ा आता है। तो वो इस चीज़ के भी फेवर में था कि हाँ, कैसे भी तरीके से चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। वो ये मानता था कि हुक एंड क्रुक कैसे भी करके प्रैक्टिकल लाइफ में आप व्यवहारिक जीवन में सफल आदमी हो, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी सलाह, उसके जो काम थे वो इस तरीके से थे कि वो किसके लिए, सैटन्स किंगडम के लिए उपयोगी थे। तो ये कहा है विलियम ब्लेक ने। ओके, नेक्स्ट है देयर आर ओनली वन एसे ऑफ बेकन दैट इज ऑन गार्डन विच इज़ पर्सनल एंड रिवील्स डिलाइट इन गार्डन। देखो बेकन के जितने भी ऐसे हैं वो इम्पर्सनल हैं, ऑब्जेक्टिव है। इम्पर्सनल का मतलब वो कभी भी आई वर्ड यूज़ नहीं करता कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं ऐसा, अपने बारे में नहीं कहता। उसके सारे के सारे ऐसे इम्पर्सनल हैं। केवल एक ऐसे है ऑन गार्डन्स, केवल एक ऐसे उसका ऑन गार्डन्स, वो जो है पर्सनल ऐसे है, ठीक है। ये आपके लिए तो नहीं पूछा जाएगा ये बात,
आपके लिए जो पूछी जाएगी वो मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, आपको जो याद रखने की बात है ना, रीडिंग लगा सकते हो आप इन सबको, जिससे कहीं का मान लो क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके का एग्जामिनर का मूड बन जाए तो पूछ ले, तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकन इज पोइट इन प्रोज। देखो बैकन जो है पोइट इन प्रोज था, यानी कि वो प्रोज में पोइट था। हालांकि वो क्या था, प्रोज लिखता था लेकिन पोइट था। क्यों? एक तरीके से प्रोज लिखता था तो प्रोज लिखने वाला प्रोज राइटर है, लेकिन वो प्रोज राइटर था लेकिन प्रोज राइटर में भी एक पोइट था। मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा सिमिली मेटाफर का यूज़ करता था। और सिमिली और मेटाफर का यूज़ किस में होता है? पोइट्री में। फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग किस में होता है? पोइट्री में। लेकिन वो प्रोज में भी इतनी फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग करता था कि उसे क्या कहा जाता है? पोइट इन प्रोज। तो पोइट इन प्रोज, ठीक है ना। बैकन इज पोइट इन प्रोज बिकॉज ही मेक्स अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में यूज़ करता था फिगर ऑफ स्पीच का। हिज सिमिलीज आर बोरोड फ्रॉम लाइफ नॉट बुक्स। देखो सिमिलीज जो है जॉन मिल्टन भी यूज़ करता था, लेकिन जॉन मिल्टन की जितनी भी सिमिलीज थी वो बाइबल से ली गई थी, अच्छी अच्छी किताबों से ली गई थी। लेकिन उसकी जो सिमिलीज है लाइफ से ली गई हैं। वो कहता है नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। आपका टैलेंट जो है प्लांट्स की तरह है। तो वो उसने जितनी भी सिमिलीज यूज़ की हैं वो अपने व्यवहारिक जीवन में जो देखता है लाइफ से ली गई हैं, जीवन से ली गई हैं, किन्हीं किताबों से नहीं ली हैं, ठीक है। तो जबकि मिल्टन की जो भी सिमिलीज थी वो कहाँ से ली गई थी? किताबों से। तो हिज सिमिलीज आर बोरोड, बोरोड मतलब ली गई हैं, उसकी सिमिलीज ली गई हैं फ्रॉम लाइफ। किससे? लाइफ से, नॉट फ्रॉम बुक्स, बुक्स से नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है। देखो पूछा जाने वाला मैं स्टार लगा देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको जो सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा संभावना है। हिज स्टाइल इज अफेरिस्टिक। उसकी स्टाइल जो है अफेरिस्टिक थी, इसलिए मैं रेड पेन, उसकी अफेरिस्टिक स्टाइल थी लिखने की। अफेरिस्टिक स्टाइल आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, दो चीज़ समझ लें, आपके अफेरिस्टिक कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पर जितना भी पढ़ोगे आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा। मैं सीधे से शब्दों में बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अफेरिस्टिक स्टाइल की दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो अफेरिस्टिक स्टाइल का मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस। एफोरिस्टिक स्टाइल में कोई राइटर लिख रहा है इसका छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा है। नंबर 2, उसमें वो कोई जनरल सामान्य सच्चाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा है और कोई सच्चाई के बारे में बात बता रहा है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जैसे कहावतें होती हैं ना, मैक्सिम्स जो होती हैं, लोकोक्ति, कहावत, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखी जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि अधजल गगरी जलकत जाए, ठीक है ना, रोलिंग स्टोन्स टर्न, ठीक है। जैसे अब मैं कोई भी यदि मान लो आपसे किसी भी तरीके की यदि कोई फ्रेजेस यूज़ करूँ, ईडियम्स यूज़ करूँ, ठीक है ना, तो वो शॉर्ट में होती हैं और ट्रूथ पर बेस्ड होती है, जनरल ट्रूथ पर बेस्ड होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ मेक द हे वायलेट सनशाइन्स, ठीक है ना, जैसे कहते हैं हिंदी में बहती गंगा में हाथ धोना, तो बहुत शॉर्ट में कहा लेकिन मैंने सच्ची बात कह दी, कोई भी बात, ठीक है ना। तो आप शॉर्ट में, शॉर्ट सेंटेंस में कोई सच्ची बात कहते हो, जनरल ट्रूथ कहते हो, तो उसे कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। तो देखो इसका मतलब उसके सेंटेंस शॉर्ट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो हिज स्टाइल इज एफोरिस्टिक एंड एफोरिज्म इज ए पिथी सेंटेंस। एफोरिज्म एक पिथी सेंटेंस होता है। पिथी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेंटेंस बट फुल ऑफ आइडियाज़। छोटा सेंटेंस होता है लेकिन उसमें बहुत सारे आइडियाज़ भरे होते हैं। कहते हैं ना कि गागर में सागर, ठीक है ना, तो वो छोटे सेंटेंस होते हैं लेकिन वो छोटे सेंटेंस किससे भरे होते हैं? विचारों से भरे होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से भरे होते हैं। तो एक तो क्या हो गया, एफोरिस्टिक स्टाइल किसे कहते हैं? जिसमें पिथी सेंटेंस हो, छोटे छोटे सेंटेंस जो आइडियाज से भरे हुए हो। दूसरा हैविंग जनरल ट्रूथ, और जिसमें क्या हो, एक सच्चाई हो, एक सामान्य सच्चाई हो। तो एफोरिस्टिक स्टाइल उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे सेंटेंस हो और जिसमें कोई सच्चाई छुपी हुई हो, ठीक है ना। और छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं उनमें क्या भरा होता है? बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भरे हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, दो चीज़ें इसमें आपको जरूर याद करनी ही करनी है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखो ही राइट्स इन, देखो यदि आप ऑफ स्टडीज यदि पढ़ेंगे, यदि आप इसका ऐसे ऑफ स्टडीज पढ़ेंगे तो ट्राईपार्टाइट, उसके जो सेंटेंस हैं वो ट्राईपार्टाइट में लिखे हुए हैं। तो ही राइट्स ट्राईपार्टाइट सेंटेंस। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। उसके ऐसे जो है ऑफ स्टडीज वो 3 पार्ट्स में लिखा हुआ है, हर ऐसे 3 पार्ट्स में है। जैसे देखो, यदि मैं कहूँ फर्स्ट सेंटेंस ही देखूँ तो वो कहता है स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी।
देखो यदि पहले ही सेंटेंस की बात करें आप, जहाँ ऑफ स्टडीज ऐसे स्टार्ट होता है तो कहता है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, कॉमा फॉर ऑर्नामेंट, कॉमा फॉर अबिलिटी। देखो आपका फर्स्ट सेंटेंस ही है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। तो एक पार्ट तो हो गया, स्टडी से क्या मिलता है आपको, आनंद मिलता है। स्टडी क्या प्रोवाइड कराती है आपको, आनंद। और क्या प्रदान कराती है, फॉर ऑर्नामेंट, आपकी बातों में आभूषण, आपकी बातों को सजाती है। फॉर अबिलिटी, और क्या क्रिएट करती है आपके अंदर, अबिलिटी, वो बता बाद में समझाऊंगा। तो आपने देखा सेंटेंस कितने पार्ट्स में, एक तो स्टडी के बारे में कहा स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, दूसरा का स्टडी सर्व फॉर ऑर्नामेंट, तीसरा का स्टडी सर्व फॉर अबिलिटी। तो एक ही सेंटेंस कितने पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में। तो इसे बोलते हैं ट्राईपार्टाइट सेंटेंस। ठीक है, अभी जब सेंटेंस आएंगे जब हम करेंगे, मैंने लिख दिया इस सेंटेंस विथ 3 पार्ट्स। ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस विथ 3 पार्ट्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकन्स एसेज आर इम्पर्सनल, बेकन के पैसे इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब अपनी बात नहीं करता। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वही आई वर्ड का यूज नहीं करता। एंड एफोरिस्टिक, एफोरिस्टिक मतलब शॉर्ट, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना, संक्षिप्त में, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं चल रहा कि एक सेंटेंस पर ही बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा हो। तो उसके ऐसे कैसे इम्पर्सनल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और एफोरिस्टिक हैं। अनलाइक, अनलाइक मतलब असमान रूप से, किससे भिन्न होकर, मॉन्टेन से। देखो मॉन्टेन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये फ्रेंच एसेइस्ट है, फ्रेंच एसेइस्ट। उसके एसेज जो थे वो पर्सनल थे, इससे बिल्कुल विपरीत थे। पर्सनल थे, सब्जेक्टिव थे, वो आई वर्ड का यूज करता था। और डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव मतलब जिन पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होता हो, एक ही सेंटेंस पे एक ही से बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, 4-4, 5-5 पेज तक डिस्कशन चल रहा है, इस तरीके के उसके एसेज थे। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रांसिस बेकन है उसको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकन इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इंग्लिश एसेज का जनक कहा जाता है। अब देखो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसेज का जनक किसे कहा जाता है, एसेज का, तो एसेज की शुरुआत करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था मॉन्टेन। कौन था, मॉन्टेन। तो मॉन्टेन को तो कहा जाता है फादर ऑफ एसेज, फादर ऑफ एसेज। फादर ऑफ एसेज किसे कहा जाता है, मॉन्टेन, MONTAIGNE। मॉन्टेन को तो कहा जाता है फादर ऑफ एसेज। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एसेज। लेकिन मॉन्टेन जो था वो फ्रेंच था, तो उसके एसेज किस लैंग्वेज में लिखे, उसने फ्रेंच में लिखे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एसेज लिखना उसने स्टार्ट किया, इसलिए फादर ऑफ एसेज। लेकिन यदि इंग्लैंड में इंग्लिश में एसेज लिखने का काम जो है सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले पॉपुलर किसने किया, किसने लिखना स्टार्ट किया, तो वो बेकन था। इसलिए बेकन को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। तो ध्यान रखना, यदि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज आए, इंग्लिश में लिखने वाला, तो फ्रांसिस बेकन। और केवल पूछा जाए फादर ऑफ एसेज पूछा जाए केवल, तो वो मॉन्टेन। मॉन्टेन, तो मॉन्टेन और ये लगभग समकालीन थे, थोड़ा सा आगे था मॉन्टेन। तो मॉन्टेन ने ही सबसे पहले अपने एसेज जो लिखे थे उसका नाम दिया था एसेइज, तो उसी से वो एसे नाम पड़ा। तो वो एक लंबी चर्चा है, ठीक है ना, वो अभी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फादर ऑफ एसेज पूछा जाए तो फादर ऑफ एसेज के लिए कौन हो गया, जैसे आपसे पूछा गया फादर ऑफ एसेज तो मॉन्टेन, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बेकन। और यदि पूछ लिया जाए प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, देखो ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आपके सिलेबस में, इसलिए बता देता हूँ। यदि पूछ लिया जाए आपसे प्रिंस, PRINC, प्रिंस ऑफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। यदि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स लैम्ब। कौन है वो, चार्ल्स लैम्ब, आपके सिलेबस में ही है। तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, चार्ल्स लैम्ब। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है इसमें। ओके, आगे देखिए। तो ये मैंने राइटर के बारे में बताया जिससे आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसका बैकग्राउंड वगैरह बहुत चीज़ें हैं, कौन सी एज का है क्या है, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। जब वो पूरे ईयर लॉन्ग क्लासेस चलती हैं तब पूरा बैकग्राउंड समझाया जाता है कि भाई किस तरीके से स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से उसका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, बेकन जो है किन किन मूवमेंट से कनेक्टेड था, ठीक है ना, बेकन के ऊपर ग्रीक और लैटिन का इन्फ्लुएंस किस तरीके से था। तो वो सारी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिससे आगे आगे आप नेट वगैरह की आगे जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और इंग्लिश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पढ़ने
पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर जब हम अगला सेशन में जब और क्लासेज होंगी, ठीक है ना, जब ईयर लॉन्ग क्लासेस चलेंगी तो उसमें ये संभव है, क्योंकि उसमें तो आपको पूरे साल भर क्लासेस होंगी और ये 1 महीने में अंतर होता है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कैसे, और ऐसे उसको क्वेश्चन के थ्रू आपको ऐसे समझाता जाऊंगा कि ऐसे इसमें क्या क्या बातें हैं, और उसकी कुछ टेक्स्टुअल लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको एक्सप्लेनेशन में आप पहचान जाओ और आपको समझ में आ जाए क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और इस ऐसे के बारे में जो है और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।